देव क्लासेस के माध्यम से आज आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। यह हिंदी व्याकरण सभी क्लासों के हिसाब से महत्वपूर्ण है, चाहे क्लास 9वीं का बच्चा हो या 12वीं का, या फिर सीटेट, टेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाला छात्र हो। उन सब के लिए ये व्याकरण अति महत्वपूर्ण है। यह व्याकरण का पहला पार्ट हम देने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक चीज़ों की चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे भी। तो सभी प्रकार के विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो। व्याकरण के अंतर्गत देखिए, सबसे पहला नाम आता है वर्ण का। तो बिना वर्णों के किसी भी शब्द की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, बिना वर्णों के किसी भी प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सकें क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। शब्द निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको भी हम ध्वनि या वर्ण ही कहते हैं। इसके जो भेद हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण, स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। हिंदी वर्णमाला के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो स्वर की परिभाषा देखिए, वे ध्वनियां जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। इसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं सिर्फ उसी शब्द का उच्चारण होगा, उसमें कुछ और नहीं निकलेगा। वे ध्वनियां जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है स्वर कहलाते हैं। जैसे आप आ बोल के देखिए तो सिर्फ आ ही निकलेगा, लेकिन आप माँ बोलते हैं तो माँ के साथ में आ निकलेगा। यदि आप ऊ बोलते हैं तो ऊ निकलेगा। यदि आप ऊ को बोलेंगे तो ऊ, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्वरों को जब आप बोलेंगे तो सिर्फ स्वर ही निकलेंगे, उसके अतिरिक्त तो कोई और शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप व्यंजन को बोलेंगे तो उसमें व्यंजन के साथ में स्वर भी उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वे ध्वनियां जिसके उच्चारण में जो वायु होती है वो बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है क्या कहलाते हैं? स्वर। अब देख लेते हैं स्वरों के भेद क्या हैं। स्वर के 3 भेद हैं। सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब जिसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगे। अगला प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर देखते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इनके मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इतना ध्यान रखिए, जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे आ आपने बोला छोटा आ, तो आ आपने बोला आ, ई, उ, र। ये जो स्वर होते हैं ये छोटे स्वर होते हैं, और छोटे स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दूना समय लगता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं जिनमें मात्राएं लगी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जो प्लुत स्वर होता है वो संस्कृत में प्लुत को एक तीसरा भेद माना गया है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे ओम है, इस तरह। इसके बाद में आपके जो काम की चीजें हैं वो है ओठाकृति, मतलब जो हमारे ओष्ठ के द्वारा, ओठों के द्वारा जो स्वर निकलते हैं उसे ओष्ठाकृति बोलते हैं। तो ये आपके कोर्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। सबसे पहले इसमें होता है स्पर्श, जिनके उच्चारण में मुख के 2 भिन्न अंग, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में मुख के 2 भिन्न अंग सहयोग करें। जैसे दोनों ओष्ठ, मतलब दोनों ओठों का हो सकता है, या फिर नीचे का ओठ होगा और ऊपर के दांत हो सकते हैं, या फिर जीभ की नोक होगी और दांत होगी। ये एक दूसरे से स्पर्श करते हुए वायु जब बाहर निकालते हैं तब आपको स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
स्पर्श का मतलब समझ लीजिएगा, जब स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकले तो वहां पर स्पर्श व्यंजन होता है। जैसे का, चा, टा, ता, पा, इसमें आपका देखिए नीचे हलंत लगा हुआ है। अगला है संघर्षी। संघर्षी में क्या होता है, जिनके उच्चारण में मुख के दो अवयव एक दूसरे के निकट आते हैं। संघर्षी, संघर्षी से ही आप समझ सकते हैं संघर्ष आ रहा है। जब उच्चारण के दुख मुख एक दूसरे के निकट आते हैं और वायु के निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है। जब आप बोलेंगे तो आपका मुंह का जो मार्ग होता है वो थोड़ा सकरा हो जाता है। आप बोल के देखिए, खा, गा, जा, मतलब जो आप देना चाहते हैं अक्षरों को एक स्पीड, वो नहीं, उसमें कुछ ना कुछ संघर्ष हो रहा है। आप इन शब्दों को बोल के देखिए, खा, गा, जा, फा, शा, इनमें उतना अच्छा उच्चारण नहीं हो सकता जितना अच्छा उच्चारण आप स्वरों में कर सकते हैं। ये आपके कैसे होंगे, संघर्षी होंगे। इसी तरह स्पर्श संघर्षी हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श हो और फिर घर्षण हो, वहां पर क्या होता है, स्पर्श संघर्षी होता है। ये बाकी आपके महत्वपूर्ण नहीं है। आपके उच्चारण के स्थान पर व्यंजन के जो भेद होते हैं वो दिए गए हैं। एक स्वर, इसके बाद हम चलते हैं आपके शब्द की तरफ। शब्द महत्वपूर्ण है आपका एक या अधिक वर्णों के मेल से। ध्यान दीजिए कि जो चीज हम आपको बताते जा रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो चीज आपको तैयार करना जो आपके महत्वपूर्ण नहीं है वो हम छोड़ते भी जा रहे हैं। एक या अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि बनती है उसे शब्द कहा जाता है। आपने तत्सम, तद्भव, देसी, संकर, विदेशी ये शब्द सुने होंगे। ये शब्द क्या होते हैं एक बार आज हम देखते हैं इसको। शब्दों के प्रकार के हिसाब से देखिए, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों को त्यों बिना अर्थ परिवर्तन किए ले आए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना अर्थ परिवर्तन किए लाए गए हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि को संस्कृत में भी अग्नि लिखते हैं और हिंदी में भी अग्नि लिखते हैं। जो पृथ्वी है उसको संस्कृत में भी पृथ्वी लिखते हैं और हिंदी में भी पृथ्वी लिखते हैं। रात्रि को संस्कृत में भी रात्रि लिखते हैं और हिंदी में भी रात्रि लिखते हैं। तो ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हुए और इनके अर्थों में भी कोई परिवर्तन ना हुआ, वो आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। और तद्भव, तद्भव क्या है, तद्भव का मतलब है तत्सम के वे शब्द जो कुछ बिगाड़ कर, ये ऐसा कह सकते हैं जिसमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रचलित किए गए हैं। जैसे संस्कृत में हाथ को हस्त लिखते हैं, हस्त संस्कृत शब्द है लेकिन उसको जब हिंदी में बोला जाता है तो हम हाथ बोलते हैं। कान को संस्कृत में कर्ण बोलते हैं लेकिन जब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कान बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं जब संस्कृत शब्दों को कुछ परिवर्तित करके हिंदी में बोला जाए वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। दो आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत में हो वही शब्द हिंदी में भी यूज किए जाए बिना परिवर्तन किए हुए, तो वो तत्सम कहलाएंगे। और जब संस्कृत के शब्दों को कुछ परिवर्तित करके हिंदी में प्रचलित किया जाए तो वो तद्भव कहलाएंगे। अगला देसी शब्द। देसी शब्द क्या होते हैं, जो हम अपने हिसाब से स्थानीय जगह पर बोलते हैं। जो शब्द स्थानीय भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं जिससे हम रोजंदारी में बोलते हैं। जैसे रोड़ा, रोड़ा का मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि आपने हमारे काम में रोड़ा लगा दिया। रोड़ा मतलब रुकावट। बैगन, शेप, ये सब आपके कैसे शब्द हैं, आपके देसी शब्द हैं। संकर शब्द क्या होते हैं, संकर से तो आपको समझ में ही आ गया होगा, जब दो चीजों के मेल से कोई चीज बनती है तो वहां पर वो संकर कहलाती है। दो भाषाओं के जो मेल से शब्द बने वो संकर कहलाता है। जैसे खून पसीना, जेल खाना। यहाँ पर देखिए दो चीजें मिली हुई हैं, खून पसीना में खून भी मिला है, लोग कहते हैं ना खून पसीना एक कर दिया। बेडौल, बे माने होता है विचित्र, डौल माने होता है आकार।
टिकट घर, जहाँ पर टिकट मिले उस जगह को टिकट घर कहते हैं। हिंदी फारसी, फारसी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी, जब दो शब्दों को मिलाकर कोई शब्द तैयार होता है तो वहाँ पर वो शब्द क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। अब कुछ शब्द हैं विदेशी शब्द, ध्यान दीजिएगा इनको। विदेशी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में हमारी कन्फ्यूजन होती है और ये पूछे भी जाते हैं। विदेशी में सबसे पहला है आपका अरबी के जो शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बहुत ही कन्फ्यूजन वाले होते हैं। अरबी के जो शब्द होते हैं उसमें अखबार, अखबार कैसा शब्द है? अरबी। आदत अरबी शब्द है। आखिर अरबी शब्द है। अमीर, इनाम, ईमान, उम्र, औरत, कसूर, कसरत, कानून, किताब, खबर, खराब, जनाब, जलिम, तहसील, तकदीर, तबादला, नशा, फायदा, मुल्ला, मजहब, मतलब, हकीम, शराब। ये जो शब्द हैं ये आपके अरबी शब्द हैं। वो फारसी शब्द हैं वो भी लिखे हुए हैं। अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज, आसपास, कमीना, कारीगर, किसमिस, खुश, गवाह, चादर, चश्मा, चेहरा, जिगर, जोश, दफ्तर, दवा, दीवार, दिलेर, दलाल, पाजामा, परहेज, बेकार, बेरहम, मजदूर, सरदार, सौदागर, साहब। ये जो शब्द हैं कैसे शब्द हैं? फारसी शब्द हैं। इसी प्रकार तुर्की के जो शब्द हैं उसमें तोप, तमाशा, कैंची, खंजर, चेचक, चम्मच, बेगम, बारूद, बहादुर, मुगल, दरोगा, सराय, बीबी, लाश, उर्दू। ये आपके तुर्की शब्द हैं। इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ये शब्द आपके विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उसमें लिखा होता है ये किस प्रकार के शब्द हैं, और वहाँ आपको ऑप्शन में दिया गया होगा विदेशी शब्द, संकर शब्द, देसी शब्द, तत्सम शब्द, फिर आपको छांटना होता है। तो वहाँ पर आपको अगर विदेशी का ऑप्शन मिले तो आपको विदेशी में टिक करना है, और वहाँ पर फारसी, अरबी, तुर्की अगर इस तरह का ऑप्शन मिले तो फिर आपको इनमें टिक करना पड़ेगा। इंग्लिश के शब्द देखिए, अंग्रेजी के अफसर, अपील, कमेटी, कलेक्टर, ग्लास, अस्पताल, गैस, टिकट, कुली, लालटेन, पुलिस, रजिस्टर। ये आपके अंग्रेजी हो गए। फ्रेंच के जो शब्द हैं वो लैंप, मेयर, आल्पिन, सूप, पिकनिक, कारतूस, कूपन, मीनू, अंग्रेज। ये आपके फ्रेंच के शब्द हैं। जापानी के जो शब्द हैं वो रिक्शा, रिक्शा एक जापानी शब्द है। चीनी के जो शब्द हैं, चीनी की चाय, लीची, चीनी। ये आपके चीनी के शब्द हैं। पुर्तगाली के में है आपके अलमारी, इस्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलम, पादरी, फीता, गमला, संतरा, चाबी, तौलिया, बाल्टी, साबुन। ये जो शब्द हैं आपके ये पुर्तगाली। इनमें से कोई भी शब्द आप कभी भी देख लें, इनमें से कोई भी शब्द आप कभी भी देख लें, अगर ऑप्शन में कुछ नहीं है, विदेशी दिया गया तो आप इसको विदेशी में टिक करेंगे। इसके बाद कुछ शब्द ये दिए गए हैं जो रचना और बनावट के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये तीन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसी के साथ हम हिंदी व्याकरण के पहले पार्ट को विराम देंगे, इनको आप समझिएगा। इसके कम से कम 20 पार्ट आपको मिलेंगे, और जिसने ये 20 पार्ट पूरे तैयार कर लिए वो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक, और 12वीं से लेकर किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम में बैठ जाए, हिंदी व्याकरण का कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो आपसे ना बनता हो। इसलिए ध्यान से आप एक एक चीज़ों को देखिएगा। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द वे अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं वे अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते। जैसे कमल, कमल किसी से मिलकर नहीं बना है और आप इसका संधि विच्छेद भी नहीं कर सकते हैं। घोड़ा किसी भी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बना है और आप उसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते। या फिर आप इसे समझें कि जिस शब्द का संधि विच्छेद ना हो सके वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक, यौगिक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक, या आप दो का ही मानिए, जब कोई शब्द दो शब्दों के मेल से बने तो वहां पर यौगिक शब्द होता है। जैसे पाठशाला, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों का अर्थ निकलेगा। पाठ का मतलब जहाँ पढ़ाई होती है, शाला का मतलब स्थान, जिस जगह पर पढ़ाई होती है, शिक्षा मिलती है, वह पाठशाला कहलाती है। विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्या का मतलब जहाँ हमें विद्या प्राप्त हो, आलय का मतलब स्थान पर। ध्यान दीजिएगा, यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। तीसरा है योग रूढ़, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों। ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों और
बनने के बाद एक विशेष अर्थ प्रकट करते हो। मतलब जो कुछ लिखा है उससे भी कुछ विशेष अर्थ प्रकट करें, वो आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बना हो और कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन के देखिए कितने अर्थों के, 10 हैं जिसके आनन, मतलब 10 सिरों वाला। आप इसको रावण भी कह सकते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, मतलब इसको श्री गणेश भी कह सकते हैं। तो ये जो वो शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बने हैं, इसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। आज हिंदी व्याकरण का पहला पाठ हम यहीं समाप्त करेंगे। इन सब चीज़ों को आप सीखते हुए, इनमें से अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो वो चीज़ पूछने का प्रयास करें, और वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करें, अपने मन का कोई भी एक कमेंट करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो का पहला पार्ट हम खत्म करते हैं। मिलते हैं व्याकरण दूसरे पार्ट में।